हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि एन एनर्जी अपना एक मेजर रिलीफ उसको मिला है, क्योंकि वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग उसने ये रूलिंग दी है कि इंडियन गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड जो कि अगेंस्ट द ग्लोबल ऑयल और गैस मेजर थी, वो इनकंसिस्टेंट थी विद द यूके इंडिया बायलैटरल ट्रीटी। तो हम देखते हैं इसमें क्या था। 2012 में क्या किया था, इंडिया ने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लेकर आए थे दैट अलाउज अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम्स और सर्विसेज एंड डील्स इन चार्ज कंपनीज फ्रॉम अ टाइम बिफोर द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से, ठीक है। जैसे आज कोई क्राइम करता है, ठीक है, आज उस क्राइम की सज़ा 2 साल है, लेकिन हम बोल दें कि ये क्राइम करने की सज़ा अब 5 साल हो गई और आज की डेट से नहीं, पिछले 5 साल से लग रही है, मतलब 2009 से लगेगी, ठीक है। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलेंगे। तो ऐसी इंडियन गवर्नमेंट एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेकर आ गई थी और इंडिया ने बोला था स्केन कंपनी को कि आपको 22,100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। पर ये कंपनी ने फिर बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, इसलिए ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई। तो उसमें तो ये केस हार गई, लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रूल पे स्टे लगा दिया था। उसके बाद ये क्या गई, उसके बाद ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई जो कि हेग में है, तो उसमें ये केस जीत गई है। तो द केन रूलिंग इज द सेकंड आर्बिट्रल सेटबैक टू इंडिया, क्योंकि इंडिया वोडाफोन का केस भी हार गई, अब ये दूसरा केस हार गई, ठीक है। In 2012, after the Supreme Court ruled that the Vodafone Group's interpretation of the Income Tax Act of 1961, इसके अलावा 2012 में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी थी जो वोडाफोन ग्रुप इंटरप्रिटेशन है, जिसने इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो करेक्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं टैक्स देने की ऑन द स्टेक परचेज। लेकिन उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्रणब मुखर्जी थे, वो ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला एक्ट लेकर आ गया विच गेव द आईटी डिपार्टमेंट पावर टू रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स सच डील्स। इसके बारे में हम इस केस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। अब ये इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे चलते हैं। इस पेज पर यहाँ पर हम ये तो आपको पता है कि क्या हुआ है, कर्नाटका ने स्लॉटर लॉ लेकर आए हैं जिसमें काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया गया और भी बोवाइन स्लॉटर पे बैन लगा दिया गया। बस 13 साल से ऊपर की होनी चाहिए, तब बैन नहीं लगा है, ठीक है। तो अब गोवा जहाँ पर बीफ सप्लाई होता था कर्नाटका से, अब उसको और भी वेज निकालने पड़ेंगे बीफ सप्लाई के, क्योंकि कर्नाटका में तो नहीं हो रहा है, मतलब और स्टेट से वो करेगा। तो गोवा गोज इन टू हडल टू फाइंड वे अराउंड कर्नाटका स्लॉटर लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे ये है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। तो राजाजी टाइगर रिजर्व इज सेट टू वेलकम द फर्स्ट बिग कैट फ्रॉम द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो गई है, तो बेसिकली ट्रांसलोकेट किया जा रहा है जिम कॉर्बेट से राजाजी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब 18 साल से ऊपर की टिग्रेस हो जाती है तो उसके बाद वो अनफिट हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी इस बार एलिफेंट का एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, जिसमें ये सब था कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली थी, तो आपको ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो 18 साल के बाद वो अनफिट फॉर रिप्रोडक्शन हो जाती है। अभी नेवी ने ये बोला था कि उनको 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। एक तो विक्रमादित्य है ही, दूसरा अभी उसमें है अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। इसके अलावा ये भी बोला गया है नेवी चीफ एडमायरल करमबीर सिंह द्वारा कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये बोला कि हम ऐसे जब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो उसको डूबने का खतरा रहता है कि उसको वो डूब सकता है, और डूबने की वजह से क्या होगा, जितना पैसा गवर्नमेंट ने लगाया होगा सब पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वल्नरेबल टारगेट्स एंड दैट द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप कैन बी यूज्ड एज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो जो हमारे टापू हैं अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ एयरक्राफ्ट कैरियर और वो अनसिंकेबल भी होंगे, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बेसिकली ये भी काम होता है कि प्रायोरिटाइजेशन इन डिफेंस एक्विजिशन, मतलब क्या हमें एक्वायर करना चाहिए, क्या नहीं एक्वायर करना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज का रैशनलाइजेशन के साथ यूज करना, ठीक है। इस पर इनका कहना है वी डू नॉट हैव द लग्जरी ही सेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट डू नॉट रिजेक्ट द आइडिया थिंकिंग दैट इट विल सिंक। आप ये सोच के कि सिंक हो जाएगा, इसके बेसिस पे आप हमारे आइडिया को रिजेक्ट मत करो, ठीक है। हाउ डज अमेरिका कम, हाउ कैन चाइना कम क्लोज टू इंडियन ओशन रीजन, मतलब वो इंडियन ओशन रीजन कितने पास आ जाती है क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें भी टेक्निकली अब एयरक्राफ्ट कैरियर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में। तो नेवी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पिच एज डिबेट ओवर 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर रिव्यूज़। नेक्स्ट ये है जो स्कीम चला रही थी, जो स्कीम चलती थी, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट जिनकी इनकम हाउस होल्ड इनकम साल भर की 2.5 लाख से कम होगी।
तो उनको एक्चुअली स्कॉलरशिप मिलती थी पोस्ट मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन एट पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस, मतलब क्लास 11 के बाद से उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। तो बेसिकली अब उसका फंडिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। सेड दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द शेयर पैटर्न विल बी 60% फ्रॉम द सेंटर एंड 40% फ्रॉम द स्टेट, मतलब सेंटर 60 देगा और स्टेट 40 देंगे, ठीक है। तो ये बस स्कीम में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं, वो खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कैबिनेट ने क्या किया है, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड रिवाइज गाइडलाइंस फ्रॉम डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, तो अब इसमें 100% एफडीआई अलाउड है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये कमेटी के वो थे हेड, इन्होंने बोला है कि जो हेयरिंग्स हैं, जो कि फिजिकली चैलेंज लॉयर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल बनाई जाए। तो वो कैसे, द क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एन अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम इन द जुडिशरी फॉर लॉयर्स लिटिगेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 में क्या है कि राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी का राइट है। उसके अलावा आर्टिकल 19 में राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन ऑफ वंस चॉइस, मतलब जिसका जो चॉइस है वो प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब पेपर में लिख के कोई चीज़ किसी को दे दोगे, स्पेशली एबल्ड लॉयर को जो नहीं पढ़ सकता उसे, तो फिर ये तो सिंपल बात है कि एक नॉर्मल इंसान उसको अपने फॉरेन लैंग्वेज में कोई चीज़ दे दी है, वो उसे पढ़ नहीं पा रहा। तो डंपिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द फाइल्स एक्सेसिबल ऑन स्पेशली एबल्ड लॉयर्स वुड बी लाइक सर्विंग अ फाइल इन अ फॉरेन लैंग्वेज टू एन एबल बॉडीड लॉयर, ठीक है। लेटर ने ये भी नोट किया कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग सबमिशंस, आप क्या करें, आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होता है। तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट के थ्रू वो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करके समझ सकता है चीज़, कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड है तो। द लेटर नोटेड दैट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग सबमिशंस लॉयर शुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा जो पीडीएफ फाइल उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। और इस बात की केयर रखनी चाहिए स्टेम्स और वाटर मार्क्स वो ऐसी जगह पर ना हो कि वो स्मूथ एक्सेस को हैम्पर करें, क्योंकि वो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन उसे तो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये बात है। इट पॉइंटेड आउट दैट जजमेंट ऑर्डर्स आर समटाइम्स इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मार्क्स ऑन ईच पेज। तो आप ध्यान से रखें कि आपको वाटर मार्क्स कहाँ रखना है। तो बेसिकली ये आप यूज़ कर सकते हैं ई गवर्नेंस में, कि ई गवर्नेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये आपको पर्सनली न्यूज़ याद रख सकते हैं जो मलयालम पोइट थी और विमेंस राइट एक्टिविस्ट थी सुगाता कुमारी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये नॉन आईएएस एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं बेसिकली ये न्यूज़। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये तो जम्मू कश्मीर में है कि कैसे गुप्कर अलायंस कहाँ जीत रही, डीडीसी के पोल्स का रिजल्ट क्या है, ये भी हम पॉलिटिकल आर्टिकल्स में नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे जस्टिस एज रिलीफ। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था करण वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि राइट टू रेस्टिट्यूशन फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम, मतलब विक्टिम्स ऑफ क्राइम के पास राइट टू रेस्टिट्यूशन है। दो जो सेक्शन 357 है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें ये मेंशन है कि जो अक्यूज्ड है उसे विक्टिम को कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन उसको ज़्यादा तरीके से फॉलो किया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अल्टीमेटली एक बार अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करें और रिकॉर्ड रीजंस को अप्लाई करें और ये बताएं कि वो 357 के अंदर कोई रूल पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बेसिकली जो 357 सीआरपीसी उसको मैंडेटरी धीरे धीरे बना दिया था, ठीक है। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप इसमें याद रख सकते हैं। अभी इस वाले केस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट को यूज़ करें किसी भी क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। तो वीआईएस में क्या होगा, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट है विक्टिम पार्टिसिपेशन का। विक्टिम बताएगा कि उस क्राइम ने उसको कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है, फिजिकल इंजरी कितनी हुई, उसको इमोशनल हार्म कितना हुआ, उसको डैमेज कितना हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस कितना हुआ, उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि एक्यूज को कितना कॉम्पनसेशन उसको देना है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अब ऑथर ने बोला है कि इसमें कुछ कुछ दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत क्या है, जो 357 सेक्शन की लैंग्वेज है वो उस बात में डिफरेंशिएट नहीं करती कि रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन में डिफरेंस क्या होता है। जो रेस्टिट्यूशन होता है वो एक्चुअली किसको पे करना पड़ता है, वो एक्यूज को पे करना होता है, ऑफेंडर को पे करना पड़ता है, लेकिन जो कॉम्पनसेशन है वो स्टेट पे करता है, ठीक है। जब तक हम इस डिफरेंस को स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो एम्बिग्यूटी तो रहेगी। और मोर ओवर जो विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट है इनको हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ रेस्टिट्यूशन के लिए ही नहीं बल्कि सेंटेंसिंग प्रोसेस के लिए भी, कि कितनी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो विक्टिम का रोल नहीं होता है कि उसको सज़ा देने के लिए, वो तो सिर्फ जज और कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग होता है, उसमें विक्टिम का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो द नीड ऑफ द आर इज द कोर्ट्स कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट VIS एज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो आप ये एक टर्म विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी अपने मेंस आंसर राइटिंग में कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है इनसिक्योर वर्कर।
तो ऑथर ने बोला है बेसिकली दो टाइप के वर्कर होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया जाता है, ठीक है, और वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होता है, ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर ही सैलरी देता है, बेसिकली कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे डलवा देती है। तो सच थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स विच इंटेल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, उन वर्कर्स की। अगर हम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2017-18 का देखें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अकाउंटेड फॉर 36.4% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वर्कर्स इन द रजिस्टर्ड फैक्ट्री सेक्टर। मतलब रजिस्टर्ड फैक्ट्री में भी लगभग 36.4 लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स डूइंग द सेम टास्क एज रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो काम उनको पूरा रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर्स की तरह ही करना होता है, लेकिन फिर भी उनको लोअर वेजेस मिलते हैं, कम सोशल सिक्योरिटी मिलती है और उनको पूरे वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट एक कोड लेकर आई है, आपको पता है 4 कोड लेकर आई है, उसमें से एक कोड ये भी है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से कैसे डिफरेंट है? तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट किसी मीडिएशन के द्वारा नहीं हायर होगा, इसको एक्चुअली कंपनी ही हायर करेगी। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज कैन बी डायरेक्टली हायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स विदाउट मीडिएशन बाय मिडिल मैन। उनको भी सेम वर्क आवर्स मिलेंगे, सेम वेजेस, सेम अलाउंसेस, सेम स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि किसी भी परमानेंट वर्कर को किसी एस्टैब्लिशमेंट में मिलते हैं। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को कोई भी टर्मिनेशन नोटिस नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को ये बोला गया आपको हमने 11 महीने के लिए रखा, तो आपको 11 महीने के बाद आपको हमें कंपनी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि आपको निकाला जा रहा है, वो खुद ही जो होगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो हाउएवर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी टर्मिनेशन नोटिस और पेमेंट इन ल्यू ऑफ सर्विसेज टर्मिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को कोई रीट्रेंचमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपने किसी को परमानेंट रखा है, तो आप उसे अगर 10 महीने बाद निकालोगे तो आपको उसको ऐसे आपने निकाल दिया उसे तो आपको उसको रीट्रेंचमेंट बेनिफिट्स देना पड़ेगा। पर इसमें रीट्रेंचमेंट बेनिफिट्स की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम है कि आपको इतने टाइम के लिए रखा जा रहा है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी एंटरप्राइज को कि जब उनको ज़्यादा वर्कफोर्स की जरूरत पड़े तो वो रख सकते हैं, जब कम की जरूरत पड़े तो कम कर सकते हैं। तो इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज इंडीड क्वाइट ओपन एंडेड, ठीक है। उसके अलावा ऑथर ने बोला इस कोड में ही कुछ दिक्कत है। पहली बात ये, कोड ये नहीं बताता कि मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को हायर करने का। दूसरा ये नहीं बताता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। उसके बाद वो ये भी नहीं बताता है कि वर्कर्स को इससे दिक्कत होती है, कभी वो एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हो रहे हैं, फिर मतलब उनको परमानेंट जॉब्स कभी मिलती ही नहीं है, बार बार उन्हें इधर उधर शिफ्ट होना पड़ता है, ठीक है। इट इज इंडीड और द डिस्पाइट सच अ लिबरल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रिजीम। अब हम देख रहे हैं कि इतना फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रिजीम इतना लिबरल है, उसके बाद भी फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ही हायर करती हैं। तो ऐसा क्यों है? पहला ये जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो कम रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि उसका सब कुछ कौन हैंडल करता है? कॉन्ट्रैक्टर, जिसने वो लोग दिलवाए होते हैं कंपनी को। तो फर्म्स कंटिन्यू टू हायर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कंटिन्यूज टू रिमेन लोअर देन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हु आर रिक्वायर्ड टू बी पेड प्रो रेटा वेजेस। प्रो रेटा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, जितना उसने काम किया उसके बेसिस पर उसको प्रोपोर्शन में उतने वेजेस दो, एंड सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ग्रेचुइटी, ठीक है। इन एडिशन टू द फैक्ट दैट हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इज चीपर देन फिक्स टर्म वर्कर्स, उनको हायर करना चीपर होता है एज कम्पेयर टू द फिक्स टर्म वर्कर्स, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। द लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज अलाउड फॉर यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। देखो ऑथर ने बेसिकली ये बोला था कि गवर्नमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स चाहिए थे, तो गवर्नमेंट बोल देती कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आप कोर एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो शिफ्ट अवे अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से आगे बढ़ के फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ में लोगों को हायर करें, तो गवर्नमेंट को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देना था कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज़। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा किया है, ठीक है। The labor code on occupational safety and health is allowed for use of contract workers in core activities. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बोला है कि आप कोर एक्टिविटीज में काम कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा काम बढ़े कंपनी फॉर्म के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ले सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे तो शिफ्ट नहीं हो पाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से फिक्स टर्म एम्प्लॉय में। फाइनली वर्थ ड्रॉइंग अटेंशन है, तो विस्टर ने इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर किया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसके लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। वो उस बेसिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपने कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है। अगर आपकी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी पिछले साल के तुलना में, तो आपको 4 से 6% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कौन कर रहा है इस बात से मतलब नहीं, मतलब बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले लोग भी कर रहे हैं तब भी वो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वेल देयर हैज बीन मच डिबेट अराउंड PLIs, इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स टू क्रिएट गुड जॉब्स। तो जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही है। जो फॉर्म्स होती हैं उनका मन होता है कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंप्लीट होता है उनको निकाल देते हैं, और वो सब्सिडी का फायदा भी उठा ले रही हैं। तो बेसिकली ऑथर का ये बोलना है हमें दोनों प्रोग्राम्स को ऐसे यूज़ करना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉर्मल जॉब क्रिएशन है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाली जॉब ना है, अच्छी जॉब्स क्रिएट हो जिसमें लेबर को एक सिक्योरिटी हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई होप आपको वो आर्टिकल समझ आ गया हो।
इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वहाँ पे चिली के बेस में किसी को वो कोरोना हो गया होगा, जो कि अंटार्कटिका में है। इंडिया के 2 परमानेंट बेसेस हैं अंटार्कटिका में, एक है मैत्री, एक है भारती, ठीक है, आप ये दोनों याद रख सकते हैं। ये आपको पूरा पता है बिग टेक इन यूएस यू में क्या चल रहा है, कि वही कि फेसबुक ने अपनी मोनोपोली कैसे बना रखी, गूगल ने अपनी मोनोपोली कैसे बना रखी, आप नई सर्च इंजन इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स को ही हटा देते हैं सर्च इंजन से, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ट्रम्प पार्डन्स 15, अब क्या किया है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पार्डनिंग पावर है, पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ ज़्यादा अनरिस्ट्रेंड पार्डनिंग पावर होती है, वो किसी को भी पार्डन कर सकते हैं और कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है कि हाँ थोड़ी शॉर्ट स्मॉल विंडो पर है, स्मॉल विंडो जुडिशियल रिव्यू की। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑन द एडवाइस एक्ट करता है, खुद के बेसिस पर नहीं एक्ट करता, मतलब डिस्क्रिशनरी नहीं एक्ट करता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं एक्ट करता है, जुडिशियल रिव्यू है। तो हमारे यहाँ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है जो कि यूएस में नहीं है। तो कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है, शायद सेकेंड या थर्ड टॉपिक है पॉलिटी में, आप वो उस पर ये बात ध्यान रख सकते हैं। केन आर्बिट्रेशन के बारे में बेसिकली ये था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये हेग में ये रूलिंग दी है कि इंडिया को अब पैसे देने पड़ेंगे $1.2 बिलियन टू द केन एनर्जी, क्योंकि हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लगाया और वो गलत लगाया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।